हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सर्वेश। पिछली वीडियो में हमने इंडियन ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 किया था। ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। टोटल स्टेट्स हमारे इंडिया में 28 हैं, जिनमें से 9 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास कोस्ट लाइन है और 4 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके पास कोस्ट लाइन है। वो 9 स्टेट्स कौन कौन से हैं जिनके पास कोस्ट लाइन है? वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अब इनके कोस्ट लाइन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते हैं कि किनकी कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है और उसको एक क्रम से देख लेते हैं। इसका कोड मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। उसका कोड है गेट में करो। जी फॉर गुजरात, ए फॉर आंध्र प्रदेश, टी फॉर तमिलनाडु, एम ए फॉर महाराष्ट्र, के ई आर फॉर केरला, ओ फॉर उड़ीसा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कोस्ट लाइन के। जैसे हमने स्टेट्स को उनके कोस्ट लाइन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखा, वैसे ही हम यूनियन टेरिटरीज को भी उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यूनियन टेरिटरीज हैं। पहला है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, फिर पुदुचेरी, फिर दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। जैसा कि हम जानते हैं कि दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव को अब सिंगल यूनिट में बना दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव अब सिंगल यूनिट हैं, लेकिन इसके पहले स्थिति दूसरी थी। इसके पहले दादरा एंड नागर हवेली एक दूसरी यूनियन टेरिटरी थी और दमन एंड दीव एक दूसरी यूनियन टेरिटरी थी। दादरा एंड नागर हवेली एक लैंडलॉक्ड यूनियन टेरिटरी थी और दमन एंड दीव एक कोस्ट लाइन वाली यूनियन टेरिटरी थी। इन दोनों को ही अब मर्ज कर दिया गया है। और मर्ज कर देने से किस आर्टिकल में परिवर्तन आया है? वह आर्टिकल 240 का फर्स्ट में परिवर्तन आ गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत पहले दादरा एंड नागर हवेली में लोकसभा की एक सीट थी और दमन एंड दीव में एक सीट थी। अब क्योंकि दोनों को मर्ज कर दिया गया है, तो इन दोनों को मिला के 2 सीटें लोकसभा की हो गई हैं। तो ये कुछ चीज़ थी जो कि दादरा एंड नागर हवेली के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी था। दोस्तों, जब हम कोस्टल एरियाज़ के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो हम कोस्टल वाटर बॉडीज़ ऑफ इंडिया के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इंडिया की कोस्टल वाटर बॉडीज़ 3 भागों में बांटी गई हैं, 3 पार्ट्स में बांटी गई हैं। ये कौन कौन सी हैं? टेरिटोरियल वाटर्स और या मैरीटाइम बेल्ट भी कहते हैं, और फिर कंटिगुअस जोन, और फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दोस्तों, टेरिटोरियल वाटर जो है 12 बेस लाइन से, बेस लाइन वो लाइन होती है जो कि एक सीधा, क्योंकि जो कोस्ट होता है वो तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो वहाँ से एक सीधा जो मिलाया जाता है उसको बेस लाइन कहते हैं। और उस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो वाटर होता है उसे टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। और फिर उसी बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक जो होता है उसको कहते हैं कंटिगुअस जोन। और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह की एक्टिविटी करने के अधिकार होते हैं सभी देशों को। और अगर जैसे मान लीजिए श्रीलंका है, यहाँ पे तो 200 नॉटिकल माइल नहीं हो पाएगा इन दोनों के बीच में, अगर तो उस केस में आधा आधा बांट लिया जाता है। ये बात को ध्यान दीजिएगा, उस केस में आधा आधा को बांट लिया जाता है। हाँ, तो देखते हैं कि टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री में किस तरीके की हम लोग एक्टिविटी कर सकते हैं। तो टेरिटोरियल वाटर बॉडी जो टेरिटोरियल वाटर होती है उसमें कंप्लीट राइट होता है टू यूज़ ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्स विद इन टेरिटोरियल वाटर। तो सभी तरह के रिसोर्स को हम यूज़ कर सकते हैं जो टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर हैं। और फिर कंटिगुअस जोन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम किस तरीके की कर सकते हैं अधिकार को, कौन कौन से अधिकार हमको प्राप्त हैं? तो ये है इमिग्रेशन के, कस्टम के और एनवायरनमेंट क्लीननेस के हैं, फिजिकल राइट्स हैं। वो इस एरिया में अधिकार हमको प्राप्त हैं। ये वाला एरिया है इसमें। और फिर 200 नॉटिकल माइल्स में किस तरीके की हमारे अधिकार प्राप्त होते हैं? यहाँ पे जैसे विजिल ऑन एनिमल्स हो गया, कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, और मिनरल्स और रिसर्च एक्टिविटीज़ भी इस एरिया में की जा सकती हैं। तो इसका जो दूरी है बेस लाइन से वो ज़रूर याद रखिएगा कि टेरिटोरियल वाटर बॉडी की
12 नॉटिकल माइल है, कंटिगुअस जोन की 24 नॉटिकल माइल है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की 200 नॉटिकल माइल है। मैंने आपको इन सभी एरिया में जो जो अधिकार किसी देश को प्राप्त होते हैं वो भी बता दिए हैं। उसको फिर से एक बार पॉज करके या बैक करके रिपीट कर लीजिएगा। दोस्तों, कोस्ट लाइन अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। जैसे कि हम पहले ईस्ट जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है उधर देख लेते हैं कि किस किस नाम से वो जानी जाती हैं कोस्ट लाइन। तो जो गुजरात वाली कोस्ट लाइन है वो ना खुद गुजरात नाम से ही जानी जाती है, गुजरात कोस्ट से। और महाराष्ट्र के जो नॉर्दर्न से साउदर्न पूरा और वो गोवा तक भी जाती है, उसे कहते हैं कोंकण कोस्ट। और जो गोवा से कर्नाटका तक वाला है इसे कहते हैं, कर्नाटका की कोस्ट लाइन है उसे कहते हैं कनारी कोस्ट। और केरला का जो कोस्ट लाइन है उसे कहते हैं मालाबार कोस्ट। ये कन्याकुमारी तक जाती है मालाबार कोस्ट। और फिर कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा रिवर तक कोरोमंडल कोस्ट। और कृष्णा रिवर से फिर सुवर्ण रेखा रिवर तक, ध्यान दीजिएगा, कृष्णा रिवर से सुवर्ण रेखा रिवर तक नॉर्दर्न सरकार। और उसके बाद उड़ीसा का जो कोस्ट लाइन है उसे उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये कोस्ट के नाम और वाटर बॉडीज़ ऑफ इंडिया जो मैंने बताया, कोस्टल वाटर बॉडीज़ ऑफ इंडिया, वो दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और दोनों ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें एक चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 1 नॉटिकल माइल इज़ इक्वल टू 1.852 किलोमीटर होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और जम्मू एंड कश्मीर अभी हाल ही में स्टेट नहीं रहा, इसको अब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। तो कभी कभी क्या करता है कि वो एरिया वाइज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या आप जिस स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उस स्टेट की एरिया वाइज पोजीशन पूछ लेते हैं। तो उनमें जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बन जाने के कारण कुछ परिवर्तन हुए हैं और वो देख लेते हैं किन स्टेट्स में परिवर्तन हुए हैं, किन स्टेट्स में परिवर्तन नहीं हुए हैं, हमको क्या करना है यहाँ पे। तो राजस्थान सबसे ज़्यादा एरिया वाला है, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 4th पोजीशन है एरिया वाइज। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर आता था 5th नंबर पे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गया है तो अब ये नहीं रहेगा। तो इसके जम्मू एंड कश्मीर के एरिया के बाद जो भी स्टेट्स आते थे उनके पोजीशन में -1 करना पड़ेगा। जैसे कि पहले की स्थिति में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और उसके बाद गुजरात की पोजीशन आती थी जो कि 6वें नंबर पे रहता था। तो अब जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बन जाने के कारण गुजरात की पोजीशन 5th हो जाएगी। गुजरात की पोजीशन 5th हो जाएगी। उसी प्रकार से जो भी स्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर के बाद आते थे उनकी रैंक में -1 हम लोगों को करना होगा। जैसे बिहार है तो पहले बिहार की पोजीशन 13th रहती थी, अब बिहार की एरिया वाइज पोजीशन कितनी हो जाएगी, 12th। तो बिहार की पहले पोजीशन क्या रहती थी, 13th, अब क्या हो जाएगी उसकी पोजीशन एरिया वाइज 12th। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पहले वाला याद किया हुआ न टिक मार दीजिएगा, क्योंकि वो ऑप्शन में वो ज़रूर ये वो रखेंगे पहले वाला, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर के कारण परिवर्तन हुए हैं। तो परिवर्तन को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जैसे स्टेट्स में परिवर्तन हुए हैं दोस्तों, उसी तरीके से यूनियन टेरिटरी में भी परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं वो, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो लद्दाख वाला एरिया है जो ग्रीन मैप में दिख रहा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी तब कौन सी हो गई, लद्दाख। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, फिर अंडमान एंड निकोबार, फिर दिल्ली, फिर दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, क्योंकि दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को अब मर्ज कर दिया गया है। इन दोनों के मर्जर से इनका एरिया पुद्दुचेरी से ज़्यादा हो गया है। पहले पुद्दुचेरी आता था इनकी जगह, अब दादरा एंड नागर हवेली की पोजीशन पुद्दुचेरी से ऊपर हो गई है। और फिर उसके बाद चंडीगढ़ और सबसे छोटा लक्षद्वीप। तो जो परिवर्तन हुए हैं उनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा।
यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर के बारे में एक चीज़ देख लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर में मर्जर हुआ, और तो कौन सा जम्मू एंड कश्मीर मर्जर सॉरी जम्मू एंड कश्मीर जो है 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया। तो कौन सा हमारा आर्टिकल में परिवर्तन है? आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, जिसके कारण कि आर्टिकल 335A ऑटोमेटिक ही रिवोक हो गया। तो वीडियो में मेरे को ये स्लाइड डालने का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि जो हम लोग ट्रेडिशनल लगातार याद करते आ रहे थे, वो अब उसमें कुछ परिवर्तन हो गए हैं और उन परिवर्तन पे क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं। इसी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, इसलिए हमें अपने पड़ोसी देशों से हम जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो जान लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि हमसे बॉर्डर शेयर करते हैं। वह पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश, ये सारे 7 कंट्रीज़ हमसे टेरिटोरियल बॉर्डर शेयर करते हैं। दोस्तों, वैसे तो नेपाल एक काफ़ी शांत देश है जिससे हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में चाइना के बहकावे में आकर नेपाल ने भी कुछ उग्र कदम उठाए हैं, और जिसके तहत नेपाल ने काला पानी, लिपू लेक, लिपेंधरा, काला पानी, लिपू लेक, लिपियन धारा, जो कि भारत की टेरिटरी में आते हैं, उनको स्वयं का कहा है। हाँ, एक बात जान लेना और ज़रूरी है कि इंडिया के टोटल 17 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर नेबरिंग कंट्री से बनाते हैं। ये पहले की स्थिति है 17 स्टेट, अभी आपको आगे क्लियर करता हूँ। फिर कौन कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, JNK, राजस्थान, गुजरात। हाँ दोस्तों, ये JNK वाला जो है यही थोड़ा गड़बड़ करता है, और यहाँ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी अब लिखा जाएगा, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। और JNK जो पहले एक स्टेट था, अब वो 2 यूनियन टेरिटरी में बदल गया है। और वो यूनियन टेरिटरी कौन सी 2 हैं? JNK एंड लद्दाख। तो अब टोटल कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हमारे इंडिया के ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं? वो हो गए 18। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है और परिवर्तन पे क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है। और ये 7 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि हमसे बॉर्डर शेयर करती हैं, और ये 7 कंट्रीज़ जो कि हमसे बॉर्डर शेयर करती हैं वो हमारे डिफरेंट स्टेट से बॉर्डर शेयर करती हैं। इसीलिए हम क्रम से जो जो डिस्प्यूटेड एरिया है और जो इम्पॉर्टेंट है जान लेना, उन कंट्रीज़ के बॉर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी क्रम में हम इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में और बॉर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को पूर्वांचल लाइन भी कहा जाता है। तो देखते हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश साइंड अ पैक्ट टू ऑपरेशनलाइज लैंड एंड बाउंड्री एग्रीमेंट। लैंड एंड बाउंड्री एग्रीमेंट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए एक पैक्ट साइन किया है इंडिया एंड बांग्लादेश ने। इट वॉज फर्स्ट डिसाइडेड इन 1974 अंडर द लैंड एंड बाउंड्री एग्रीमेंट बट नॉट रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट। 1974 में लैंड एंड बाउंड्री एग्रीमेंट पे बात हो गई थी, लेकिन पार्लियामेंट द्वारा उस समय रेटिफाई नहीं हो सका। पार्लियामेंट द्वारा ये कब रेटिफाई हुआ? 2015 में। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिससे पार्लियामेंट में रेटिफाई किया गया। किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आए और क्या क्या बातें हुई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये जान लेते हैं। स्वैप हुआ 111 इंक्लेव्स का, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 4 स्टेट्स के बीच और बांग्लादेश के बीच 111 इंक्लेव्स के। भारत ने 17,000 एकड़ ज़मीन बांग्लादेश को दी थी और बांग्लादेश ने 7,000 एकड़ भारत को दी थी। और अब ये भी जान लेते हैं कि बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो देख लेते हैं, वो है वेस्ट बंगाल, जैसा कि ये देख रहे हैं हम, ये वेस्ट बंगाल। फिर
असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और फिर मिज़ोरम। तो टोटल कितने स्टेट्स हो गए जो कि बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं? तो दोस्तों हो गए 5 स्टेट्स, 5 स्टेट्स दैट शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान ही था। ये भारत की मदद से ही आज़ाद हुआ है और बांग्लादेश की आज़ादी 26 मार्च 1971 को 26 मार्च 1971 को भारत के मदद से हुई थी। और वो किससे आज़ाद हुआ था? ये पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। तो इसमें हमको क्या महत्वपूर्ण चीज़ें जानने को मिली कि लैंड एंड बाउंड्री एग्रीमेंट पहले 1974 में ही एक बार इस पर कुछ बातें हो गई थी, लेकिन वो पार्लियामेंट ने रेटिफाई नहीं किया और पार्लियामेंट ने 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको रेटिफाई कर लिया, जो कि 2015 में किया गया। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और हम ये भी जानते हैं कि बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जिससे हम सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कंट्री की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो ये क्या है? चाइना। नेक्स्ट कंट्री अब क्या हो गई? चाइना। चाइना एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हम लोग पढ़ रहे हैं लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स, और जिसके कारण लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डिस्प्यूट्स यानी बॉर्डर्स भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे मैप में हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ये हमारा एरिया है जिसको पीओके कहा जाता है। तो दोस्तों चाइना के बारे में देखते हैं। मैकमोहन लाइन proposed by Sir Henry McMahon on 27th April 1949 at Shimla Convention between the British and Tibetan representatives। तो सर हेनरी मैकमोहन ने 27 अप्रैल 1949 को शिमला कन्वेंशन में ये लाइन को प्रपोज किया, क्योंकि ये ब्रिटिश और तिब्बतन जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके बीच में ये बात हुई थी। इसीलिए चाइना इसको मानने से इनकार करता है, क्योंकि ये पहले तिब्बत था और चाइना ने उसको हथिया लिया है। और एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हाल ही में इसी कारण जो डिस्प्यूट्स हुए थे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हुए थे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होती है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज़ अ रियल बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। LAC सेपरेटेड चाइना ऑक्युपाइड रीजन अक्साई चीन फ्रॉम इंडिया मेनलैंड एंड रीजन। तो LAC जो है कि यहीं पे डिस्प्यूट हुआ था, और ये आप जान गए कि ये जो है कि एक्चुअल कंट्रोल है। जो हम लोग मानते हैं मैकमोहन वाली, वो तो हम मानते हैं, लेकिन चाइना उसको डिनाई करता है। और LAC ऐसी है जहाँ पे हम दोनों की सेना आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हुई है। और LAC वाली जो पोजीशन है वो दोस्तों किस समय में आ गई है? LAC वाली जो पोजीशन है वो आ गई है 1962 का जो इंडो साइनो वॉर हुआ था, उसमें ये पोजीशन दोनों ही कंट्रीज़ ने पकड़ ली थी। तो इस चीज़ को ध्यान दिया जाएगा। और कुछ चीज़ें मैप से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना क्लेम्ड बाय इंडिया। ये इंडिया क्लेम करता है इस सीडेड वाले एरिया को, और लेकिन पाकिस्तान ने इसे चाइना को दे दिया है। और ये वाला जो है अक्साई चीन वाला, ये एरिया तो भारत का है, लेकिन इसे चाइना ने कब्जा कर रखा है। और ये सब जो रेड है ये सारे एरिया डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं। अरुणाचल प्रदेश हम ही लोग का एरिया है, ये सर्वमान्य है, लेकिन इसे भी नहीं मानता चाइना। चाइना इसे भी स्वयं का टेरिटरी कहता है। दोस्तों चाइना हमसे दूसरी सबसे लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, दूसरी सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है। और वो किस किस स्टेट से कर या यूनियन टेरिटरी से करता है ये जान लेना यहाँ पे आवश्यक है। तो 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से हमसे बाउंड्री शेयर करता है चाइना। वो कौन कौन से यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स हैं जान लेते हैं। लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से चाइना बाउंड्री शेयर करता है। हाँ, तो चाइना के क्रम में एक बात और मुझे याद आ गई जो कि आपको बताना उचित समझता हूँ। मैकमोहन लाइन तो है ही, लेकिन यहाँ पे
इस एरिया में जो ये एरिया है, यहाँ पर जॉनसन लाइन भी खींची गई थी। 1865 में सर जॉनसन ने प्रपोज किया था जॉनसन लाइन, और जिसे कि भी चाइना नहीं मानता है। जॉनसन लाइन के तहत जो अक्साई चीन है वो भारत का हिस्सा है, वो भारत का हिस्सा है, यानी कि वो कश्मीर का हिस्सा उस समय था। दोस्तों, चाइना की राजधानी बीजिंग है। तो नेक्स्ट कंट्री देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे, कभी मधुर संबंध हमारे और पाकिस्तान के नहीं रहे। पाकिस्तान के भी बॉर्डर हम लोग को पढ़ लेना बहुत आवश्यक है। पाकिस्तान एंड इंडिया, रेडक्लिफ लाइन है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। 17 अगस्त 1947 को प्रपोज की गई, प्रपोज बाय साइरिल रेडक्लिफ, देन प्रेसिडेंट ऑफ बॉर्डर कमीशन। साइरिल रेडक्लिफ उस समय बॉर्डर कमीशन के प्रेसिडेंट थे। अब LOC क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा? LAC इसके पहले पढ़ा था चाइना के साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब पाकिस्तान के साथ क्या है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। The line does not constitute a legally recognized international boundary but remains the de facto border, originally being ceasefire line। लीगली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, लेकिन फिर भी यहीं पे हम लोगों की मिलिट्री खड़ी है और ये माना जाता है सीज़फायर लाइन इसी को। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और देख रहे हैं, ये जो मैप में देखिए, ये जो शेडेड एरिया है, डार्क रेड शेडेड एरिया है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है। ये है भारत का, लेकिन इसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और ये जो लाइटली शेडेड है, इसे सब आज़ाद कश्मीर के रूप में रिकॉग्नाइज़ करते हैं, लेकिन ये भी भारत की ही टेरिटरी में आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि LAC चाइना के साथ और LOC पाकिस्तान के साथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ जान लेना और ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान पहले जो है कि 4 हमारे स्टेट्स थे जिनसे बॉर्डर शेयर करता था। अभी पाकिस्तान 5 स्टेट्स यानी यूनियन टेरिटरी से बॉर्डर शेयर करता है। अभी पाकिस्तान 5 स्टेट्स और यूटीज़ से बॉर्डर शेयर करता है। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर पहले था। अभी क्या हो गया है? जम्मू एंड कश्मीर, यूटी एंड लद्दाख। तो ये टोटल मिला के 5 स्टेट एंड यूटी से बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान हमसे 3rd लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, माफ़ कीजिएगा 3rd लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर के बारे में कुछ स्टडी कर लेते हैं। म्यांमार ईस्टर्न हिमालयन रेंज क्रिएट नेचुरल बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। जो ईस्टर्न हिमालयन रेंज है वो बाउंड्री क्रिएट करता है इंडिया और म्यांमार के बीच में। कौन कौन सी रेंजेस हैं जो कि इंडिया और म्यांमार के बीच में एज अ नेचुरल बाउंड्री काम करती हैं? वो है लुशाई रेंज, पटकाई रेंज एंड अराकान योमा रेंज। तो कौन कौन सी हो गई? लुशाई रेंज, पटकाई रेंज एंड अराकान योमा रेंज। एक चीज़ और जान लेना जरूरी है कि म्यांमार और इंडिया के बीच में फ्री मूवमेंट रिजीम है। ये एक तरह का समझौता है। ऑपरेट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार, यहाँ मामा लिखा है, इसको म्यांमार कर लीजिएगा। दैट अलाउज मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल विद इन 15 किलोमीटर, 15 की जगह 16 कर लीजिएगा, विद इन 16 किलोमीटर इंडिया एंड म्यांमार विदाउट एनी वीज़ा। जो ट्राइबल है वहाँ पे कल्चरली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 16 विद इन 16 किलोमीटर बिना किसी वीज़ा के एक दूसरे की टेरिटरी में इन लोगों को आना जाना अलाउड है। तो यहाँ यह भी जान लेना ज़रूरी होगा कि म्यांमार हमारे किस किस स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, किस किस स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। वो स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम एंड मणिपुर।
तो ये 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से स्टेट्स हो गए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम एंड मणिपुर। हाँ, तो यहाँ पे ये जान लेना ज़रूरी होगा, फिर से एक बार मतलब रिवीजन कर लेना ज़रूरी होगा कि LAC जो है, LAC वो चाइना और इंडिया के बीच में है, LOC पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, और फ्री मूवमेंट रिजीम वाला जो समझौता है वो म्यांमार और इंडिया के बीच में है। इन तीनों चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, और गुणवत्तापूर्ण वीडियोस पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जानकारी सभी तक पहुँचे। यदि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताएं। धन्यवाद।